हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से शुरू कर रहे हैं हम राजस्थान अध्यापक पात्रता रीट परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम PYQ जो कि राजस्थान की अध्यापक पात्रता परीक्षा में पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको हम कंप्लीट रिवाइज करेंगे। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं परीक्षा 24 जुलाई 2022 की इवनिंग शिफ्ट SST की, और लेवल है 6 to 8, यानी कि हम 24 जुलाई 2022 का SST 6 to 8 का पेपर 2 देखेंगे। और आज का खंड हमारा रहेगा CDP यानी कि बाल विकास। इसके हम 30 प्रश्न देखेंगे जो 24 जुलाई 2022 को पूछे गए थे, और उसी के साथ उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आपके लिए ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे आपको 2022 में जो पूछे गए थे उन क्वेश्चन भी पता चलेंगे, और उनसे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको पता चलेंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारी क्लास डेली सुबह 11 बजे मिला करेगी, और मैं इसको अपलोड कर दिया करूँगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, चक्रीय काल। क्योंकि संवेदी प्रेरणा की स्थिति ये पियाजे ने दी है, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति ये भी पियाजे की है, और औपचारिक प्रचालन ये भी जीन पियाजे से संबंधित है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जीन पियाजे ने मानसिक विकास की अवस्था को ही संज्ञानात्मक विकास कहा है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की उम्र के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई। ये कौन कौन सी हैं, जो एक दूसरे पर आश्रित और निरंतर चलती रहती हैं। सबसे पहली है संवेदी प्रेषीय या संवेदनात्मक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक रहती है। स्थूल या मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक रहती है। और चौथी आती है अंतिम औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। प्रश्न नंबर 2, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाता है विचारण या चिंतन, जिसको इंग्लिश में थिंकिंग कहते हैं। ये होती क्या है, विचारण करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है। यानी कि हमारे दिमाग में जब कोई समस्या आती है तो हम उसके बारे में जो सोचते हैं वही थिंकिंग या विचारण चिंतन कहलाती है, और उसके अंत तक चलती रहती है कि कब तक, जब तक वह उस समस्या का हम निवारण नहीं कर लेते हैं। चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। इस मानसिक प्रक्रिया में बहुधा स्मृति, कल्पना, अनुमान आदि मानसिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे कि कोई समस्या प्रारंभ होती है तो उसके बाद हम थिंकिंग करते हैं, और हम तब तक करते हैं जब तक उसका हम समापन नहीं कर लेते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाता है आसीन जीवन शैली। आसीन जीवन शैली से तात्पर्य गतिविहीन जीवन शैली से है, जो कि संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, डार्विन। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत में अपने आप को निरंतर बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करने पर बल दिया है। प्रश्न नंबर 5, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, स्वतंत्र चर जिसमें आ जाता है शिक्षक, और आश्रित चर जिसमें हो जाता है शिक्षार्थी, और तीसरा होता है मध्यस्थ चर या हस्तक्षेप चर जिसमें कौन आ जाता है, शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? तो डिसलेक्सिया होता है पढ़ने में कठिनाई, यानी कि जिस व्यक्ति में पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है उसमें डिसलेक्सिया बीमारी होती है। पढ़ने में कठिनाई डिसलेक्सिया कहलाती है, और डिसकैलकुलिया जो है वो गणित समझने में कठिनाई को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी कठिनाई को हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, तो इसका सही जवाब है MA/CA गुणा 100। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र MA/CA गुणा 100 है। MA बराबर मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, CA क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु। जैसे यदि किसी बालक की आयु 5 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 4 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो IQ बराबर होता है MA/CA यानी कि 4/5 गुणे 100, यानी कि उस बालक की बुद्धि लब्धि 80 होगी। अगला प्रश्न आत्मसातकरण है, जो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, वर्तमान स्कीमी का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना। आत्मसातकरण वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए अर्थात पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान व विचार जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, तीव्र मंदता। AAMD अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी तथा APA अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अनुसार बालक में मानसिक मंदता प्रमुखतया 4 प्रकार की पाई जाती है। हल्की मंदता जिनकी IQ सीमा 52 से 67, मध्यम मंदता जिनकी IQ सीमा 36 से 51 तथा गंभीर मंदता जिनकी IQ सीमा 20 से 35 तथा अति गंभीर मंदता जिनकी IQ 19 से भी नीचे होती है। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। ये प्रक्षेपी तकनीक में प्रमुख किया जाता है। तो इसका सही जवाब देता है ऑप्शन ए, कथानक संप्रत्यय परीक्षण। ये होता क्या है? कथानक संप्रत्यय परीक्षण 14 वर्ष की आयु से अधिक के बालकों के लिए विशेष उपयोगी होता है, अर्थात ये परीक्षण किशोर तथा प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए व्यक्ति की जांच के लिए सही है। परीक्षार्थी साधारणतः अपने को चित्र का कोई पात्र मान लेता है और उसके बाद वह कहानी कहकर अपने विचारों, भावनाओं, समस्याओं आदि को व्यक्त करता है, और ये कहानी स्वयं उसके जीवन की कहानी होती है। परीक्षक कहानी का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी व्यक्तित्व की वस्तुनिष्ठ विधि है, जबकि व्यक्तिगत इतिहासकार, साक्षात्कार तकनीकी व वस्तु सूची तकनीकी व्यक्तित्व की व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं। नेक्स्ट ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो हो जाते हैं ऑप्शन ए, हावर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक हावर्ड गार्डनर है, जिनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 ईस्वी में किया गया था। गार्डनर के अनुसार किसी भी बालक की बुद्धि में 7 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती थी, और इसके बाद 1998 में 8वीं प्रकार की बुद्धि प्रकृतिवादी तथा सन 2000 में एक और यानी कि नवी बुद्धि
अस्तित्ववादी बुद्धि बताया, जिससे वर्तमान में इस सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धियां शामिल हैं। गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस में काफी विस्तार पूर्वक इस सिद्धांत के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर 13, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, मान्यता के बिना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, अधिगम। अधिगम जर्मन भाषा के लर्निंग शब्द से बना है, जिसको अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। अधिगम या सीखना वैसे तो एक सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है तथा लगभग सभी व्यक्ति सीखने शब्द के इस अर्थ को समझते होंगे। निसंदेह अधिगम से अभिप्राय अभ्यास या अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने से होता है। स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस को सीखने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि सीखने में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय उपरोक्त सभी शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 16, वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, सूक्ष्म प्रणाली। बालक के विकास की व्याख्या करने के लिए अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ब्रून फ्रेनबेनर ने सामाजिक सांवेगिक विकास का परिस्थितिकी परक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण तल के 5 स्तर बताए हैं इन्होंने। कौन कौन से हैं? सबसे पहला लघु मंडल, जिसको सूक्ष्म मंडल भी कहते हैं। ये बालक का प्रथम स्तर होता है तथा सबसे ज्यादा आवश्यक व निकट होता है, जैसे माता पिता, दादा दादी, शिक्षक, विद्यालय साथी आदि। मध्य मंडल, ये बालक का दूसरा स्तर होता है, जो लघु मंडल के विभिन्न कारकों, तत्वों, परिवार, पास पड़ोस के आपसी संबंधों का बना हुआ होता है। तीसरा होता है बाह्य मंडल, ये बालक का तीसरा स्तर होता है, जिसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता है, अर्थात इसमें बालक स्वयं नहीं होता है, जैसे माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक स्थान, परिवार की आर्थिक स्थिति। चौथा होता है बृहत मंडल, इसमें बाहरी या ऊपरी स्तर होता है, इसमें सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक प्रथाएं, देश के कानून, संस्कृति, रीति रिवाज आदि सम्मिलित होते हैं। तो पांचवा होता है घटक मंडल या कालक्रम। घटक मंडल में छात्रों के विकास की सामाजिक व ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं तथा बालक वर्तमान समय में ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां उन्हें कई अनुभूतियां या अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, संचार इत्यादि। प्रश्न नंबर 17, आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन बी, 45 घंटे। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, स्थिति जन्य संरचना। तंत्रिका तंत्र, वाहिनीय तंत्रहीन ग्रंथियां, दैहिक संरचना आदि व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक हैं, जबकि स्थिति जन्य संरचना का बात संबंध वातावरण से होता है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है प्रगति। आनुवांशिकता के नियम कौन कौन से होते हैं? समानता का नियम, विभिन्नता या रूपांतरण का नियम तथा प्रतिगमन या परावर्तन का नियम। प्रश्न नंबर 20, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। प्रश्न नंबर 21, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर होती है? तो ये उपयोग सभी में। बच्चों को मुक्त
और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए 2009। इसमें क्या आया था? 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए, जिनमें विकलांग के लिए 6 से 18 वर्ष को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के हेतु भारतीय संसद ने एक कानून बनाया जिसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वे, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। प्रश्न नंबर 24, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से क्रिया प्रसूत अधिगम। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना क्रिया प्रसूत अनुबंधन है और इस अधिगम के इस सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर हैं, जिन्होंने 1938 में इसका प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 25, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी गतिशील दृष्टिकोण। वैज्ञानिक अनुसंधान से तात्पर्य अनुसंधानकारी के पक्षपात रहित ऐसे अध्ययन से है जो भावना, दर्शन या तत्व ज्ञान से संबंधित न होकर वस्तुनिष्ठ अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली पर आधारित होता है। प्रश्न संख्या 26, परीक्षण की का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए विश्वसनीयता। परीक्षा की विश्वसनीयता का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त संख्याओं की संगति से है। अर्थात कोई भी परीक्षा विश्वसनीय तभी कही जा सकती है जब वह बार बार उत्तर पुस्तिका की जांच करने पर अंकों में अंतर नहीं आए। प्रश्न संख्या 27, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम 1 घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों से आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरियों की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? तो इसके सही जवाब होता है ऑप्शन ए आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करते हैं तथा जिसे करने में व्यक्ति को सुख व संतोष की अनुभूति होती है, जैसे भूख, प्यास, काम, मलमूत्र, परित्याग, मातृत्व, प्रेम आदि। ये क्या कहलाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा। प्रश्न संख्या 28, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, बुद्धि परीक्षण द्वारा तथा अभिव्यक्ति परीक्षण द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। प्रश्न नंबर 29, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं कौन कौन से? तो हो जाते हैं ऑप्शन बी इदम, अहम और पराहम। व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत मनोविश्लेषण सिद्धांत की रचना करने का श्रेय सिगमंड फ्राइड को है और इन्होंने व्यक्तित्व के 3 कारक बताए, इदम इड, अहम ईगो और परम अहम सुपर ईगो। तथा सिगमंड फ्राइड ने ही मन की 3 दशाएं बताई, चेतन मन, अचेतन मन और अर्ध चेतन मन। और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न हो जाता है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए सम स्थिति। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को सम स्थिति कहा जाता है। तो ये था हमारा 2022 जुलाई का 6 to 8 का CDP का पेपर, जिसको हमने कंप्लीट रिवाइज किया है और उसकी व्याख्या भी कंप्लीट रिवाइज की है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो आप सिर्फ ये क्लासेस लेकर अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें मैं आपको
रीट ने जो जितने अभी तक पेपर लिए हैं उन सब का सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ और उसकी व्याख्या भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल अगले पेपर के साथ।